हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी और आप सबका स्वागत है एंशंट डी कोडिंग मेड इजी जो कि एनसीईआरटी और आर एस शर्मा के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिसका नाम है मौर्यन डायनेस्टी। और आप सब जानते होंगे कि मौर्यन डायनेस्टी का इंपॉर्टेंस यूपीएससी एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। वो उनके आर्ट एंड कल्चर की बात करें, अशोका के दम्मा की बात करें या फिर चंद्रगुप्ता के टाइम पे कौटिल्य की बात करें, तो हमें देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि PYQ क्वेश्चंस को और मेंस के क्वेश्चंस को देख के हमें ये समझ में आता है कि इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। सो मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी के थ्रू और आर एस शर्मा के थ्रू हम देखने की कि आपको थोड़ा बहुत इजी लगना चाहिए ताकि आप जीएस तक इजीली पहुंच पाएं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना है कि मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई। आप सब जानते होंगे कि मौर्यन एम्पायर से पहले हमारे पास 3 मेजर डायनेस्टीज आई। जी हाँ, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। ये तीनों डायनेस्टी मगध के अंदर काफी समय तक रूल करती रही, लेकिन हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी तीनों में से कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाई। ये तीनों डायनेस्टी रीजनल डायनेस्टीज होने के कारण और इनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के कारण ये लोग कुछ खास बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन वहीं पे नंद डायनेस्टीज ने बड़ी आर्मी बनाई और बहुत अच्छे काम भी किए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आके फंस गई कि उनके द्वारा काफी सारे ऐसे टैक्स इंपोज किए गए जिसके चलते हुए लोग उनके खिलाफ हो गए। इवन नॉबल्स यानी कि जो उनके कोर्ट में काम करते थे वो भी उनके खिलाफ थे। एक तो इश्यू ये था कि जो उनका ओरिजिन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें की जा रही थी और ये माना जाता था कि वो अपने नॉवेल्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। इसके चलते हुए इन्हीं के कोर्ट के अंदर यानी जब हरियंका डायनेस्टी एंड हुआ तो शिशुनाग डायनेस्टी बनी और उनका एंड हुआ तो नंद डायनेस्टी बनी। और नंद डायनेस्टी के बनने का मतलब ये था कि अब शायद भारत को यूनिफाइड किया जाएगा और इसी समय अटैक भी हो रहे थे। और कहा यह जाता है कि नंद डायनेस्टी ने पूरी तरीके से अलेक्जेंडर की आर्मी को किसी तरीके से कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अपने कोर्ट में वो नहीं बचा पाए। और ये कहा जाता है कि एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें कौटिल्य और चंद्रगुप्ता भी इंक्लूडेड थे और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इस डायनेस्टी को ओवर रूल कर दिया जाए और इस तरीके से भारत को मिली सबसे बड़ी डायनेस्टी कॉल्ड मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंशन देंगे तो अफगानिस्तान का रीजन लेके अप टू द साउथ डीप तक, जहां पे केरला पुतला, सत्यपुत्रास, ये लोगों इनके बॉर्डर एरियाज हुआ करते थे। रेस्ट सारे एरियाज पे यही लोग रूल करते थे। आइए बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, किस तरीके से वो कन्वर्ट हुए इनटू जैनिज्म और ये सारी चीजें कैसे हुई। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये इनका पूरा एक कंप्लीट एरिया दिखाया गया है। इसके अंदर हमें सबसे पहले पता करना है कि इनका ओरिजिन हमें इनका बिल्कुल भी पता नहीं है। अलग अलग बुक्स अलग अलग इंफॉर्मेशन देती हैं कि चंद्रगुप्ता का ओरिजिन कैसे हुआ है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है जहां पे क्लैरिटी नहीं होती है तो आप भी कोशिश किया करें कि कोई ऐसी चीज ना लिखें, क्योंकि हर एक बुक इनको अलग अलग नामों से पुकारती है। तो हमारी कोशिश होगी कि ग्रीक राइटर जस्टिन इनको कहते हैं कि ये बहुत ही हम्बल हुआ करते थे। और इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस नेक्टर के साथ एक ट्रीटी की थी जहां पे उन्होंने उनको हराया और फाइनली ये कहा जाता है कि इस ट्रीटी के अंदर सेल्यूकस नेक्टर ने उनको काफी सारा एरिया दे दिया और बदले में इनकी शादी उनकी बेटी से हो गई और इस तरीके से इस ट्रीटी से बहुत ज्यादा पीस भी आ गया। उसके बाद इनके रिलेशन ग्रीक्स के साथ भी बहुत अच्छे हो गए, लेकिन उसके बाद कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहे साथ में ही। अगर आप देखेंगे तो ये सारी ट्रीटी हुई जिसमें काफी सारा एरिया उनको मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज इनके कोर्ट में आते हैं और ग्रीक एम्बेसडर यानी कि मैगस्थनीज के द्वारा जो बुक लिखी गई है इंडिका, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन यहां से आपको यूपीएससी पूछ सकता है कि उन्होंने क्या क्या देखा। तो वो ये कहते हैं कि पाटलिपुत्रा का एरिया ग्रीक्स लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया था। वो इंडिया की विमेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। वो कहते हैं कि भारत 7 अलग अलग कास्ट में डिवाइड हुआ था, यहाँ पे कोई स्लेवरी नहीं थी, कोई भी चोरी नहीं थी, सब कुछ आराम से चल रहा था, यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। और एक बहुत अच्छी चीज जो उन्होंने बताई थी बुक के अंदर जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में, कि यहाँ पे राजा के इर्द गिर्द में विमेन ही हुआ करती थी। इससे साबित होता है कि एक अच्छी जानकारी हमें मिली। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो मेगास्थनीज और बाकी चीजों से भी क्लियर होता है कि चंद्रगुप्ता अपने लास्ट स्टेज पे ये तय कर चुके थे कि वो अब मगध को छोड़ के जाना चाहते हैं और उन्होंने अपनी पूरी
जो सल्तनत है वो अपने बेटे बिंदुसारा को दे दी। इसके बाद ये शर्विन बेलगोला चले गए जहां पे स्टारवेशन से इनकी डेथ हो गई। ये रीजन ये था कि मगध के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे थे। उनको लगा कि शायद वो गलतियां उनकी वजह से हुई और उसका पछताव करने के लिए, वो अपने सोल को प्यूरिफाई करने के लिए, और यही वजह है कि हम ये मानते हैं कि चंद्रगुप्ता की ही वजह से साउथ यानी कर्नाटका के अंदर जो जैनिज्म फैला है उसका क्रेडिट इनको जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके साथ ये गए हैं, वो भद्रबाहु हैं और अप टू द थ्रोन बिकम अ जैन, और डेक्कन साउथ इंडिया शर्विन बेलगोला कर्नाटका के अंदर काफी टाइम तक रहे। उसके बाद इनके बेटे बिंदुसारा आते हैं, ग्रीक एम्बेसडर्स, ग्रीक राइटर्स इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारी इनको अलग व्यू देते हैं। कुछ का मानना यह है कि इनके टाइम पे कोई एक्सपेंशन ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ का मानना है कि काफी सारा एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे अशोका भी जो है वो गवर्नर बन चुके थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंशन के तौर पे संगम लिटरेचर भी हमें इनके बारे में कुछ जानकारी देती है। तारानाथा ने बिंदुसारा के बारे में कहा है कि इन्होंने काफी एरिया कैप्चर किया, लेकिन जो सबसे बड़ा हुआ वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो इनकी भी एक अच्छी खासी सन ऑफ सेल्यूकस नेक्टर एंटिकस फर्स्ट को इन्होंने कुछ गिफ्ट मांगे थे, और ग्रीक एम्बेसडर जो है वो इनके कोर्ट में भी आए थे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा। बट सबसे बड़ी बात आती है द ग्रेट अशोका, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने ऑलरेडी डिमार्केटेड द चंद्रगुप्ता, यानी सत्यपुत्रास, केरला पुत्रास, चोलास, पांड्यास इनकी कैपिटल होती थी, जो आपको नीचे की ओर दिख रहा है। अशोका की इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक, मेजर रॉक एडिक, माइनर रॉक एडिक, मेजर पिलर एडिक्स, माइनर पिलर एडिक्स में हमें काफी सारी जानकारी मिलती है। इन सारों को हमें पढ़ना होगा और जानना होगा, जो कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है क्लास 11 की एनसीईआरटी में। अकॉर्डिंग टू द राजतरंगिणी, कश्मीर वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द अशोकन एम्पायर, और ओनली कलिंगा जो है वो इंडिपेंडेंट था। और आप सब जानते हैं उसके लिए रॉक एडिक्ट नंबर 13 में मेंशन किया गया है कि ग्रेट अशोका ने बाद में कलिंगा को कैप्चर करने के लिए एक वॉर किया, और उसी के बाद वो कन्वर्ट हुए इनटू ए बुद्धिज्म। लेकिन हमें ये पता चलता है कि अशोका के जितनी भी वॉर हुई है उसमें से सबसे बड़ी वॉर को वो ये मानते हैं कि लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ, लोगों को मार दिया गया, और फाइनली अशोका ने गिव अप किया। फिर उन्होंने रॉक एडिक्ट नंबर 13 के अंदर ये लिखा, इट इज बेटर टू गो फॉर द दम्म गोशा रादर देन गोइंग फॉर द बैरी गोशा, यानी लड़ाइयों से कुछ नहीं होगा अगर मोहब्बत से दूसरों को बनाया जाए। तो उन्होंने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट छोड़ दिया, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर आर एस शर्मा में लिखी है कि इसके बाद भी उनकी कोई भी ऐसी पीस प्रॉस्पेरिटी वाला कंसेप्ट नहीं था। अभी भी वो कलिंगा को अपने कंट्रोल में ही रखे हुए थे, और उसके बाद इन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट निकाला जिसमें ये क्लियर था कि कोई भी एनिमल्स को नहीं मारेगा। यदि अगर ऐसा कोई भी बंदा पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसलिए अपने कोड ऑफ कंडक्ट यानी धम्मा को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने ही मिनिस्टर्स को यह काम दिया, जिसमें राजूकाज या आप कह सकते हैं धम्मा यात्रास की गई, धम्मा महमातास को भेजा गया, और रॉक एडिक्ट्स जो लिखी हुई चीजें थी वो लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाई जाती थी। इसमें लिखा था कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी होगी, दूसरे रिलीजन को आप कभी भी टारगेट नहीं कर सकते। वो लोग जो अपने रिलीजन को प्रेस करते हैं वो सिंपली मतलब वो अपने ही रिलीजन को बुरा भला कह रहे हैं। इससे बेटर होगा कि आप दूसरे के रिलीजन को प्रेस करें। इनके समय में हमें रॉक एडिक्ट नंबर 7 में भी ये पता चलता कि इन्होंने बात की कि मेरे समय में आजीविकास भी थे। आजीविकास वो हैं जो बिंदुसारा का रिलीजन था, यानी कि माँ काली गौशाला का आपको याद होगा कि आजीविका फिलॉसफी वाले वो लोग हैं जो नीति के ऊपर बिलीव करते हैं। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि अशोका के टाइम पे सारा टॉलरेंस दिखाया गया है, कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन एक दिक्कत जरूर थी, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका था, क्योंकि इनके समय में इनकी आर्मी वैसी की वैसी ही रही, लेकिन टैक्स कम नहीं हुए। इसके साथ चलते चलते इनके समय में ज्यादातर धार्मिक चीजें होना शुरू हो गई। इन्होंने अपने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अपने बेटे यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिता का जो लिखी गई उसको स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका भी भेजा गया। इनका मकसद था कि लोग ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म के बारे में जाने, और वर्ड यूज किया गया है एनसीईआरटी के अंदर की कन्वर्ट किए गए। लेकिन हम ये मानते हैं कि धम्मा जो अशोका ने दिया और जो धम्मा बुद्धिज्म ने दिया उसमें बहुत फर्क है। ये धम्मा पॉलिसी सिर्फ इसलिए थी कि मॉरली किस तरीके से आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो उप्पा गुप्ता मोगली पुट्टा टिस्सा कन्वर्टेड हिम इनटू बुद्धिज्म। अभी भी हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि क्या ये थे, क्योंकि काफी अलग अलग पर्सपेक्टिव हुए। कहा जाता है कि अशोका पहले उपासका यानी कि एक ले फॉलोअर थे, उसके बाद उन्होंने जब बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा उनको अच्छा लगा तो फिर वो कन्वर्ट हुए। उसके बाद इन्होंने अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर उनको साक्य उपासका यानी भिक्षुक बनाया गया। इन्होंने हंटिंग को गिव अप दिया, नॉन वायलेंस लाइक जो बुद्धा ने उस समय कहा है, और धम्मा की पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा। अशोका के धम्मा के मुताबिक अपने माता पिता को आप प्यार करिए, दूसरे के धर्म को भी प्यार करिए, लड़ाइयां मत करिए, धम्म घोषा की ओर जाइए rather than बैरी घोषा।
एनिमल सेक्रीफाइस कोई नहीं करेगा। और उसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमें लोगों के लिए काम करना है, इसीलिए हॉस्पिटल, रेस्ट हाउस बनाए गए। उसके साथ साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, नॉन वायलेंस नहीं करेंगे, टॉलरेंस रखेंगे और कॉन्केस्ट थ्रू बैरी गोशा रेदर देन गोइंग फॉर द दम्म गोशा रेदर देन गोइंग फॉर द बैरी गोशा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अशोका इसी में ये कह रहे हैं कि लोगों को क्लियर कर लीजिए। डॉक एडिक्ट नंबर 14 के अंदर वो मेंशन करते हैं कि मैंने ये सब चीजें जो लिखी है ये मेरे फ्यूचर में आने वाले लोग हैं वो उनको समझाने के लिए। इससे साबित होता है कि अशोका का समय बहुत पीसफुल निकला, लेकिन एट द एंड जब ये समय आया, अशोका के जाने के बाद कोई बहुत बड़ा सक्सेसर निकल के नहीं आया और ये डायनेस्टी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। और उसके चलते हुए इंडो ग्रीक्स लोग, अब आपको याद होगा, यहां से उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा भी हम सब जानते हैं कि जब ये सारा डिक्लाइनिंग फेज की ओर जा रहा है, अब भारत के अंदर, भारत से बाहर की डायनेस्टीज मौर्यन डायनेस्टीज के ऊपर अटैक करेंगी और उनसे काफी सारा एरिया छीन लिया जाएगा। आप ये भी जानते होंगे कि मौर्यन अंपायर को डिक्लाइन करने के पीछे पुष्यमित्र शुंगा का भी हाथ था, क्योंकि इनके लास्ट रूलर को उन्होंने ही रिप्लेस किया और भारत में एक नई डायनेस्टी बनी, शुंग डायनेस्टी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज काइंडली चेक द एनसीईआरटी, क्योंकि ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी से ही लिया गया और जितना हो सके पीवाई क्वेश्चंस को देखते जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।